हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथस्तान। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो पिछली क्लास में हम हर्मिशियन ऑपरेटर डिस्कशन कर रहे थे। आई होप आज की क्लास आप रिवाइज करके आए होंगे। कोशिश करेंगे जितना आगे कंप्लीट हो सकता है उतना करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, एडजॉइंट को। उसी की प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ाते हैं। अगली प्रॉपर्टीज जो हर्मिशियन ऑपरेटर की होती है, पिछला आई होप रिवाइज करके आए होंगे, राइट? नहीं रिवाइज किया तो बेटा ये 1 मिनट के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है, प्लीज़ फटाफट पीडीएफ स्क्रॉल कर लीजिए, आपको वैसे ही सारा कुछ याद आ जाएगा। ठीक है, तो अगली प्रॉपर्टीज होती है नेक्स्ट आई। इफ, ठीक है, आई। आई क्या है? अगर आई को हम ऐड टू हर्मिशियन ऑपरेटर, ऐड टू हर्मिशियन ऑपरेटर, अगर हम आई को हर्मिशियन ऑपरेटर में ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? ठीक है, देन ऑपरेटर बिकम्स एंटी हर्मिशियन, ऑपरेटर बिकम्स एंटी हर्मिशियन। ओके, और अगर हम आई को कहाँ ऐड कर देते हैं? एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर में, तब क्या होगा? देन ऑपरेटर बिकम्स हर्मिशियन। तब ऑपरेटर कैसा बन जाएगा? हर्मिशियन। फॉर एग्जांपल, लेट सपोज ए इज इन योर operator, a is operator such that a का dagger is equal to a, that means a becomes Hermitian, a becomes Hermitian। अगर a Hermitian है then IA, this will be anti Hermitian, then this will be anti Hermitian। ठीक है, पहली चीज। अगेन a is your operator, a is your operator, this is let assume किया है, ठीक है। a is your operator and a dagger करने पे आपको मिलता है माइनस a, तो हम क्या बोलेंगे? एक ऐसा ऑपरेटर है, a is a anti Hermitian operator। ठीक है, और उसके बाद अगर हम आई ए डैगर कर देते हैं देन ये क्या बन जाएगा? हर्मिशियन ऑपरेटर। तब ये क्या बन जाएगा? हर्मिशियन। यानी कि आई ऐड होने से, ऑपरेटर के आगे आई ऐड होने से उसकी हर्मिशियन और एंटी हर्मिशियन में स्विचिंग हो जाती है। आई को आगे ऐड करने से ऑपरेटर का हर्मिशियन और एंटी हर्मिशियन में क्या हो जाती है बेटा? स्विचिंग हो जाती है। पहला कंसेप्ट, ठीक है, समझ आता है। अगला, अगर दो ऑपरेटर हर्मिशियन हैं, ठीक है, द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू ऑपरेटर्स, द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू ऑपरेटर इज हर्मिशियन। ठीक, तो लेट सपोज वी हैव, ओके मैं लिख देता हूँ ना, सम and difference of two Hermitian operator is Hermitian। For example, let's suppose A is an operator, A क्या है मेरा? ऑपरेटर है। सच दैट, कैसा ऑपरेटर है कि A का डायगर A देता है, दिस मीन्स A मेरा कैसा है? A is हर्मिशियन ऑपरेटर। A कैसा है? हर्मिशियन ऑपरेटर। सिमिलरली B भी मेरा एक ऑपरेटर है, B भी मेरा क्या है? एक ऑपरेटर है। कैसा ऑपरेटर है? ये ऐसा ऑपरेटर है कि B के अगर ऊपर डायगर करें तो हमें B मिलेगा। इसके हम समझ आते हैं, B is also a हर्मिशियन ऑपरेटर, B is also a हर्मिशियन ऑपरेटर। तो अगर हम इन दोनों को एक साथ किसी ऑपरेशन पे यूज करना चाहें, लेट सपोज हम ये क्या करना चाहें, ए प्लस बी को एक ऑपरेटर बनाना चाहें, ठीक है, न्यू ऑपरेटर। क्या बनाना चाहें? न्यू ऑपरेटर। और वो न्यू ऑपरेटर हम कैसे बनाना चाह रहे हैं? न्यू ऑपरेटर बनाने के दो तरीके हैं, एक बाय मेथड ऑफ एडिशन, दूसरा बाय मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन। एडिशन से बनाने जा रहे हैं तो नया ऑपरेटर बनेगा ए प्लस बी, दिस विल ऑल्सो बी अ हर्मिशियन ऑपरेटर, दिस विल ऑल्सो बी अ हर्मिशियन ऑपरेटर। या अगर हम ए माइनस बी बनाए तो दिस विल ऑल्सो बी अ हर्मिशियन ऑपरेटर, तो ये भी कैसा रहेगा? हर्मिशियन ऑपरेटर रहेगा। आई होप यहाँ तक समझ आता होगा, ठीक है। अगला, लेट सपोज हमारे पास ए और बी हर्मिशियन ऑपरेटर है, ठीक है। अगेन ए इज एन ऑपरेटर, ठीक है, ये सेम स्टोरी, मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, मैं कॉपी पेस्ट ना कर दूँ। सो आई हैव अगेन टू ऑपरेटर, ए इज माई ऑपरेटर एंड बी इज माई ऑपरेटर, ठीक है, दोनों ही हर्मिशियन ऑपरेटर है, दोनों ही हर्मिशियन ऑपरेटर हैं। फिर यहाँ पे अगर हम इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन, एक्चुअली सॉरी, मुझे पहले लिखना चाहिए, मैं इनका क्या बना रहा हूँ? नया ऑपरेटर। क्या बना रहा हूँ? न्यू ऑपरेटर विथ मल्टीप्लीकेशन, न्यू ऑपरेटर यूजिंग
मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। तो अगर मैं नया ऑपरेटर बना रहा हूँ यूजिंग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, अगेन दो स्टोरी, क्या होंगी वो दो स्टोरी? अगर मैं नया ऑपरेटर बना रहा हूँ यूजिंग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, तो लेट सपोज एक मेरा बना ए बी और एक मेरा बना ए बी, तो ए बी विल बी हर्मिशन, ए बी विल बी हर्मिशन इफ, कब हर्मिशन होगा? अगर ए और बी आपस में क्या कर जाए, कम्यूट। इफ ए एंड बी आर कम्यूटिंग देन ए बी विल बी हर्मिशन, तो ए बी क्या रहेगा, हर्मिशन। बट अगर नॉन हर्मिशन, ठीक है, ये हर्मिशन नहीं होगा, कब नहीं होगा? अगर ए और बी कम्यूट नहीं करते हैं, दैट इज ए एंड बी डू नॉट कम्यूट। अब इसका सबसे क्लासिकल एग्जांपल समझो, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, एग्जांपल आपसे ऐसे पूछेगा कि के एक्स और पी एक्स को हम जानते हैं, दीज आर टू ऑपरेटर, तो अगर हम पी एक्स इंटू के एक्स करते हैं सो इट विल बी हर्मिशन और नॉन हर्मिशन। तो अब कैसे बताएंगे हमें हर्मिशन है कि नहीं? तो हमको इस प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। कैसे? हमको पता है पी एक्स और के एक्स ये क्या करते हैं, पी एक्स और के एक्स आपस में क्या करते हैं, दे कम्यूट, दे क्या करते हैं, ये क्या कर जाते हैं, कम्यूट। अगर कम्यूट कर जाते हैं तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कैसा आएगा, हर्मिशन आएगा, नॉन हर्मिशन नहीं आएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपसे क्या पूछा होता कि लेट्स सपोज वी हैव टू ऑपरेटर पी एक्स एंड वी मेक अ न्यू ऑपरेटर एक्स इंटू पी एक्स, तब ये हर्मिशन होगा और नॉन हर्मिशन होगा। अगेन हमको चेक करना पड़ता, हम क्या चेक करते हैं कि अच्छा एक्स और पी एक्स ये आपस में क्या करते हैं, ये कम्यूट नहीं करते हैं। अगर ये कम्यूट नहीं करेंगे तो इनका मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा, नॉन हर्मिशन होगा, ठीक है, डू नॉट कम्यूट। ये क्या करते हैं, कम्यूट नहीं करते हैं। आई होप अब ऐसे आपको है ना इन चीजों को कनेक्ट करना आना चाहिए। इसी वजह से आपसे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये तो प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन क्या है, इस एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब इसका कोई आइडिया नहीं होता, अगर हमें ये प्रॉपर्टीज पता है तो हमसे क्वेश्चन बनेगा, नहीं पता तो फिर हमारे लिए बस काइंड ऑफ हवा भी नहीं लगेगी, समझ में भी नहीं आएगा। इवन आपको क्वांटम चार्ज जितनी अच्छी आती हो, नहीं हवा लगेगी। और हम लोगों के साथ भी होता है, हमेशा ये दिक्कतें आती है कि क्वांटम में हर एक की इतनी सारी प्रॉपर्टीज है ना, हम सारी प्रॉपर्टीज याद ही नहीं रख पाते, कई बार भूल जाते हैं। तो सारा फोकस, सारा कुछ, अब ये क्वेश्चन कैसे हो गया, इसमें कैसे सॉल्व कर लिया है ना, कैसे बता दिया, इसको एक्सप्लेन कीजिए, ये चीज एक्सप्लेनेबल है नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टीज से आई है, हमें प्रॉपर्टीज इनकी पता होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम इन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो सिलेबस पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, इन पे रिसर्च चल रही है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम एग्जाम क्रैक करना है, हमें इन प्रॉपर्टीज का क्या रखना है, ध्यान रखना है। हमें क्या रखना है, इन प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना है। आई होप ये समझ आता होगा आपको, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगेन आई विल से आई हैव टू ऑपरेटर, देयर इज एन ऑपरेटर ए, प्रॉपर्टी नंबर कितनी हो गई थी, अच्छा प्रॉपर्टी लिखना भूल गए, चलो कोई बात नहीं, अगली प्रॉपर्टी, ठीक है। सो ए इज एन ऑपरेटर एंड बी इज एन ऑपरेटर, ठीक है, दोनों हर्मिशन ऑपरेटर हैं। देन अगर ए और बी दोनों हर्मिशन ऑपरेटर हैं, देन their commutation is anti hermission, their commutation is anti hermission। दैट मीन्स अगर मैं ए और बी को कम्यूट कराने की कोशिश करूंगा तो जो आंसर आएगा दैट विल बी, द न्यू ऑपरेटर विल बी एंटी हर्मिशन। वैसे नया ऑपरेटर होगा क्या, अगर मैं ए और बी को कम्यूट कराने की कोशिश करूंगा तो नया ऑपरेटर होगा ए बी माइनस बी, दिस विल बी अवर न्यू ऑपरेटर एंड दिस ऑपरेटर विल बी एंटी हर्मिशन, एंटी हर्मिशन, गॉट इट। बट अब यहीं पे एक और प्रॉपर्टी यूज करें, अगर हम यहाँ पे आई ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम हर्मिशन, बोला, गॉट इट। आई होप यहाँ तक का आपको समझ आता होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बच्चे, नेक्स्ट। तो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशन ऑपरेटर। यहाँ तक हमारा क्या कंप्लीट होता है, हर्मिशन ऑपरेटर, ठीक है। फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं हर्मिशन ऑपरेटर को, लास्ट क्लास का भी हो जाएगा, इस क्लास का भी हो जाएगा। फटाफट क्या था हर्मिशन में, देखिएगा आपको ये सारी चीजें पता है कि नहीं पता है, ठीक है। अगर समझ नहीं आता, कहीं पे डाउट होता है तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा। तो देयर इज एन हर्मिशन ऑपरेटर, क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी ऑपरेटर यूज किए जाते हैं दे मस्ट बी हर्मिशन, अगर नॉन हर्मिशन है तो क्वांटम मैकेनिक्स में यूज के लायक नहीं है। कैसे पहचानेंगे, क्या कंडीशन है, तो अगर हमारे पास कोई ऑपरेटर ए है उसको हम इस कंडीशन के थ्रू पास कराते हैं, अगर ये सक्सेसफुली पास हो जाता है देन ऑपरेटर इज कॉल्ड एज हर्मिशन ऑपरेटर। वेयर साई स्टार इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ वेव फंक्शन, वेव फंक्शन में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करने का तरीका क्या होता है, जहां जहां पे आई है उसको किससे रिप्लेस कर दीजिए, माइनस आई से। Next is Hermitian adjoint. What is Hermitian adjoint? It is an operation. It is an operation. It consists of two steps. What are the two steps? First, we will transpose and then we will find the complex conjugate of the matrix. But what are the properties of Hermitian operator? These are the few properties of Hermitian operator. A B का dagger, B dagger, A dagger. A plus B का dagger is like this. A minus B constant बाहर आ गया, उसका complex conjugate हो गया. N की पावर पावर की N के साथ शिफ्ट हो गई. Dagger का dagger
क्या नाम है, वापस से आपको ऑपरेटर दे देता है, ठीक है। उसके बाद कुछ कंडीशन हमने क्या कहा था, अगर ए डैगर ए दे देता है देन दिस इज हर्मिशियन ऑपरेटर, ए डैगर माइनस ए देता है देन इट इज एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर, एंड ए प्लस गिव दिस देन दिस इज अ नॉन हर्मिशियन ऑपरेटर। गॉट इट। नाउ आई का बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, अगर किसी हर्मिशियन ऑपरेटर में ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, एंटी हर्मिशियन, अगर एंटी हर्मिशियन में ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, हर्मिशियन। फॉर एग्जांपल ए इज एन ऑपरेटर विद फॉलोइंग दिस कंडीशन, अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाती है तो हमारा एक ऐसा ऑपरेटर हो जाएगा हर्मिशियन। लेकिन अगर हम उस हर्मिशियन ऑपरेटर के साथ आई अटैच कर देते हैं तो वो ऑपरेटर कैसा बन जाएगा, एंटी हर्मिशियन। ए इज अवर ऑपरेटर जो इस कंडीशन को फॉलो करता है, इसका मतलब एक ऐसा ऑपरेटर है, एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर है। फिर अगेन अगर हम उसमें आई कर ऐड कर देंगे तो कैसा ऑपरेटर बन जाएगा, हर्मिशियन। सम एंड डिफरेंस ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन। ए हमारा ऑपरेटर था जो कि हर्मिशियन वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा था, बी हमारा ऑपरेटर था जो कि हर्मिशियन वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा था। हमने नया ऑपरेटर बनाने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ एडिशन, तो जो नया ऑपरेटर बनेगा वो भी कैसा होगा, हर्मिशियन ऑपरेटर। विद द हेल्प ऑफ सब्ट्रैक्शन जो नया ऑपरेटर बनेगा वो भी कैसा होगा, हर्मिशियन ऑपरेटर। अगर ए ऑपरेटर है, बी ऑपरेटर है, हर्मिशियन की कंडीशन है, और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हम यूज करके नया ऑपरेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूज करके नया ऑपरेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ए बी क्या कहलाएगा, हर्मिशियन। लेकिन कब, अगर ए और बी आपस में क्या करते हो, ए और बी आपस में क्या करते हो बेटा, ए और बी आपस में कम्यूट करते हो, इट विल कॉल्ड एज नॉन हर्मिशियन, अगर ए और बी आपस में कम्यूट ना करते हो। एग्जांपल आपके सामने थे, ठीक है, समझ आता है। देन ए, फिर अगर ए ऑपरेटर है, बी हर्मिशियन ऑपरेटर है, उनका अगर हम कम्यूटेशन करने की कोशिश करते हैं तो ए और बी का कम्यूटेशन क्या हो जाएगा, एंटी हर्मिशियन। अब इसका ऑपरेटर बनेगा क्या, ये तो कम्यूटेशन का ब्रैकेट ऑपरेटर बनाएंगे तो ऑपरेटर विल लुक लाइक दिस, ए बी माइनस बी ए, एंड दिस विल बी एंटी हर्मिशियन। तो और वहीं से हमने एक और कंसेप्ट जोड़ा, अगर एंटी हर्मिशियन में ऐड कर देते तो वो कैसा बन जाएगा, हर्मिशियन। तो दिस इज ऑल अबाउट हर्मिशियन ऑपरेटर। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ऑपरेटर के बारे में पढ़ा, हमने कम्यूटेटर के बारे में पढ़ा, हमने हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में पढ़ा। यहाँ तक आई होप आपको कोई समस्या नहीं हो रही होगी, अगर समस्या हो रही है तो प्लीज बच्चे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करें। समझ आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं हो रही है तो हम इसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सर एग्जांपल लास्ट क्लासेस में कराए गए थे, जो पहले ये सारी चीजें पढ़ाई थी, अभी मुझे फटाफट आपको ना ये सारा कंप्लीट करना है इन द सेंस रिवीजन के फॉर्म में। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट इज आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। गॉट इट। अगला हमारा कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट वन, आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। ओके, आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन, तो पहली चीज तो हम क्या बोल रहे हैं, साई इज द वेव फंक्शन। साई क्या है, वेव फंक्शन, जो कि कैसा है, बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट, ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल एट डिफरेंट टाइम्स। अलग अलग टाइम पे हम मूव करते हैं, हमें वेव फंक्शन मिला कि पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, पार्टिकल क्या है, ठीक है, साइज द वेव फंक्शन। अब जस्ट लाइक कोई कार मूव कर रही हो, राइट, तो हम कार के बारे में सब कुछ निकालते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में। सिमिलरली नाउ साइज द वेव फंक्शन, सिमिलरली ऑपरेटर ए क्या है, दिस द ऑपरेटर corresponding to observables in classical mechanics, corresponding to observable in classical mechanics, ठीक है, दिस इज ऑपरेटर corresponding to observable in classical mechanics। अब क्या है, हम चाहते हैं कि जो हमारा ऑपरेटर ए है ये क्या दे, वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेबल, ये क्या दे, वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेबल्स। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इट हैज टू ऑपरेट ऑन वेव फंक्शन, इट हैज टू ऑपरेट ऑन वेव फंक्शन। तो हम क्या करते हैं, वेव फंक्शन पे ऑपरेटर को ऑपरेट कराते हैं, वेव फंक्शन पे ऑपरेटर को क्या करते हैं, ऑपरेट कराते हैं। तो यहाँ पे कुछ मिलता है हमको, देयर इज सम वैल्यू या फंक्शन, वैल्यू या कभी कभी नया फंक्शन मिल जाता है, फंक्शन। तो यहाँ से दो चीजें आती हैं, क्या चीजें आती हैं, फंक्शन मेंटेन्ड इट आइडेंटिटी आफ्टर ऑपरेशन। दो चीजें पॉसिबल है, क्या क्या पॉसिबल है, पहला फंक्शन मेंटेन्ड इट्स आइडेंटिटी आफ्टर ऑपरेशन, आफ्टर ऑपरेशन, दिस इज फर्स्ट थिंग, गॉट इट।
Second thing is function maintained its identity after operation, and second thing is कि function cannot maintain, ठीक है, function got changed और vanished, या तो चेंज हो गया या गायब हो गया, और न्यू फंक्शन जनरेटेड। न्यू फंक्शन, दो चीजें हो सकती हैं। तो अगर फंक्शन अपनी आइडेंटिटी मेंटेन कर ले जाता है, देन दिस फंक्शन इज नोन एज आइगन फंक्शन। देन दिस फंक्शन इज नोन एज आइगन फंक्शन। अगर आइडेंटिटी मेंटेन नहीं कर पाता, देन दिस इज नॉट एन आइगन फंक्शन। गॉट इट? तो अगर फंक्शन अपनी आइडेंटिटी मेंटेन कर ले जाता है ऑपरेटर के ऑपरेशन के बाद, देन दिस फंक्शन इज नोन एज आइगन फंक्शन। फिर क्या होता है? नाउ द वैल्यू attached with eigenfunction after operation, attached with eigenfunction after operation, that value, ध्यान रखेंगे किसके साथ अटैच है? आइगन फंक्शन के साथ, नॉन आइगन की बात ही नहीं हो रही। आफ्टर ऑपरेशन दैट वैल्यू इज नोन एज आइगन वैल्यू, दैट वैल्यू इज नोन एज आइगन वैल्यू। तो सिंस अपना फंक्शन जो है वो अटैच रह गया है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, इट कम्स लाइक दिस, then this is the eigenvalue, this is the eigenvalue, and this eigenvalue is the value of observable, this eigenvalue is the value of observable। तो अगर हमें ऑब्जर्वेबल की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल, तो हमें क्या पता होना चाहिए? हमें आइगन फंक्शन पता होना चाहिए, जो फंक्शन हमारा वो आइगन फंक्शन होना चाहिए, अदरवाइज ऑब्जर्वेबल की वैल्यू बहुत दिक्कत देगी निकालने में, ठीक है, अदरवाइज ऑब्जर्वेबल की वैल्यू निकालना बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाएगी। और ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज नोन एज, क्योंकि इस इक्वेशन से आइगन की वैल्यू मिल रही है, दैट वाई दिस इक्वेशन नोन एज आइगन वैल्यू इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज नोन एज आइगन वैल्यू इक्वेशन। आई होप आपको समझ आता होगा, ठीक है, दिस वैल्यू इज नोन एज आइगन वैल्यू इक्वेशन, ठीक है। एक दो एग्जांपल मैं बता देता हूँ सो दैट आपको ध्यान है। जैसे लेट सपोज वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड साइज इक्वल टू e टू द पावर 5ax, फंक्शन क्या है? साइज इक्वल टू e टू द पावर 5ax, एंड वी हैव एन ऑपरेटर कॉल्ड d by dx, so we have to find what is the eigenvalue। so if we operate operator, so it will be look like something this, e to the power 5, sorry, let's say operator होगा ना पहले, d by dx multiplied by e to the power 5ax, this will give us the value of d by dx, e to the power 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या जाएगा 5a e to the power 5ax। अब अगर हम ध्यान से देखें, ऑपरेटर ऑपरेट करने के बाद साई तो साई रहा, और ये किसके बराबर हो गया? ए के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? आइगन वैल्यू के बराबर हो गया। तो दैट मीन्स ऑपरेटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट इज 5a। ऑपरेटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5a। 5a इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल, दिस इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल। आई होप आपको समझ आता होगा, ठीक है। अब इसमें भी प्रॉपर्टीज होती हैं, हाँ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या? दो प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली, इफ कांस्टेंट इज अटैच्ड, कांस्टेंट अटैच करें तो दो लोगों में अटैच हो सकता है। पहला, विथ आइगन फंक्शन, विथ आइगन फंक्शन, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? ठीक है, नो चेंज इन आइगन वैल्यू, नो चेंज इन आइगन वैल्यू। और दूसरा क्या कर सकते हैं? विथ ऑपरेटर, कांस्टेंट किसके साथ अटैच कर दे रहे हैं? ऑपरेटर के साथ, तो आइगन वैल्यू विल बी चेंज्ड, आइगन वैल्यू विल बी चेंज्ड। एग्जांपल कैसे? देखो बेटा, क्या हुआ कि हमारे पास पहले नॉर्मल केस है ना, हमारे पास अभी ऊपर वाला जो किया उसी को लेते हैं, साइज इक्वल टू e टू द पावर 5ax, एंड वी हैव एन ऑपरेटर a इज इक्वल टू d by dx। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहला केस, तो यहाँ करेंगे a साई, तो कितना आएगा? d by dx ऑफ e टू द पावर 5ax, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 e टू द पावर, सॉरी गिव मी सेकेंड, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको ना 5tx कर लेते हैं, नहीं तो आप बार बार कंफ्यूज होंगे ना। ओके, सो दिस इज 5tx, it is the 5tx,
और ये भी कितना हो जाएगा 5t(x). तो आंसर क्या आ जाएगा 5t e to the power 5t(x). तो ये क्या मेरा, दिस इज अवर साई, दिस इज अवर साई एंड दिस इज अवर ए। क्यों, हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, ए साई इज इक्वल टू ए साई से, जहां साई सेम रहना चाहिए तब ऑपरेटर की वैल्यू ए के टर्म्स में आती है। तो हमारा साई जो है वो सेम है, देखो साई हमारा सेम है, दिस अवर ए। तो आइगन वैल्यू कितनी आ गई, आइगन वैल्यू आ गई 5t, आइगन वैल्यू कितनी आ गई 5t। अब हम केस नंबर 1 यूज करेंगे। क्या करेंगे बेटा, केस नंबर 1 क्या बोला हमने कि ऑपरेटर को किसके साथ अटैच कर रहे हैं, कांस्टेंट को किसके साथ अटैच कर रहे हैं, आइगन फंक्शन के साथ। तो लेट्स सपोज नाउ न्यू साई इज, लेट्स सपोज आई एम मल्टीप्लाइंग 5, नहीं 5 नहीं तो बढ़ गया, आई एम मल्टीप्लाइंग 10 e to the power 5tx। एंड ऑपरेटर में कोई चेंज नहीं किया, ऑपरेटर में कांस्टेंट नहीं अटैच किया, किसमें कांस्टेंट अटैच किया, वेव फंक्शन में। पहले e to the power 5tx था, अब क्या हो गया 10 e to the power 5tx। तो अगेन ऑपरेट करेगा, a psi इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ 10 e to the power 5tx। गॉट इट। तो आंसर क्या आ जाएगा, दिस विल कम 50 e to the power 5tx। सर यहाँ तो चेंज हो गया। तो अगर ये चेंज नहीं हो बेटा, इसको अगर हम कायदे देखें तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 10 e to the power 5tx। तो ये जो है इसने अपना मेंटेन रखा, ये साई हमारा मेंटेन रहा। आइगन वैल्यू ए इज इक्वल टू, सॉरी ये टी लिखना भूल गया मैं, 50t। तो ये हो जाएगा 5t इंटू 10, ठीक है 5t इंटू 10। तो ए की वैल्यू अगेन कितनी मेंटेन रही, 5t। ए की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आया, कितनी मेंटेन रही 5t, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज वे फंक्शन हमने लिख दिया, साई इज इक्वल टू साई, वे फंक्शन में कोई चेंज नहीं, e टू द पावर 5tx। ऑपरेटर में चेंज करेंगे, ऑपरेटर की वैल्यू क्या कर देंगे, लेट्स सपोज 10d बाई dx, ऑपरेटर के आगे कांस्टेंट अटैच कर दिया, ठीक है। तो अब अगर ऑपरेट करेगा तो a साई विल गिव अस 10d बाई dx e टू द पावर 5tx, e टू द पावर, तो 10 तो ये रहेगा, e टू द पावर 5tx आ जाएगा 5t इंटू e टू द पावर 5tx। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 50t e टू द पावर 5tx। तो अगर हम वेव फंक्शन देखें तो वो केवल इतना था हमारा 5tx, कितना था इतना। और आइगन वैल्यू इस बार ए कितनी आ गई 50t, ए कितनी आ गई 50t। यानी कि अगर हमने कांस्टेंट किसमें अटैच किया, ऑपरेटर में, कांस्टेंट किसमें अटैच किया, ऑपरेटर में, तो आइगन वैल्यू में चेंज आ जाएगा। अगर हमने कांस्टेंट किसमें अटैच किया, अगर हमने कांस्टेंट अटैच किया ऑपरेटर में, तो आइगन वैल्यू में चेंज आ जाएगा। आई होप आपको समझ आता होगा ये, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो वेट अ सेकंड, तो हमें एक बार फिर से कुछ एक हर्मिशियन प्रॉपर्टीज, क्योंकि आइगन वैल्यू हमने अभी तक नहीं पढ़ी थी, अब क्योंकि हमने आइगन वैल्यू इक्वेशन पढ़ ली तो दो चार हर्मिशियन प्रॉपर्टीज और बचती हैं, वो भी हम फटाफट देख लेते हैं। तो अगली हर्मिशियन प्रॉपर्टी जो, ठीक है, मैं डाल दे रहा हूँ हर्मिशियन प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर कंटिन्यूड, है ना। क्योंकि यहाँ पे हमें आइगन वैल्यू इक्वेशन की जरूरत होती है, अब तक जहाँ तक नहीं पढ़ी थी वहां तक तो काम हो गया। तो नेक्स्ट इज अगेन प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर, मैं लिख दे रहा हूँ कंटिन्यूड, है ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हर्मिशियन ऑपरेटर कंटिन्यूड, एक चीज बता दूं, हर्मिशियन ऑपरेटर इज नॉट रिलेटेड टू एनी ऑब्जर्वेबल, किसी ऑब्जर्वेबल से रिलेटेड नहीं है। हर्मिशियन ऑपरेटर इज अ टाइप ऑफ क्लास जिसमें सारे ऑब्जर्वेबल वाले जो हमारे ऑपरेटर हैं वो सारे के सारे इसमें क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। तो अगली प्रॉपर्टी हर्मिशियन ऑपरेटर की ये है। अब हमको पता है हर्मिशियन ऑपरेटर ऑपरेट होगा, और कोई भी ऑपरेटर हो, कोई भी ऑपरेटर हो भाई, ठीक है, जब वो ऑपरेट करता है तो वैल्यू देता है, ऑपरेट करता है तो क्या देता है, वैल्यू, क्या देता है, वैल्यू। और किसके ऊपर ऑपरेट करता है, ऑपरेट करता है फंक्शन के ऊपर, किसके ऊपर ऑपरेट करता है, फंक्शन के ऊपर। बस अगर ये ऑपरेटर मेरा ए इस कंडीशन को फॉलो कर दे कि ए का डायगर करने पे भी क्या है ए, तो हम कहते हैं ए हमारा क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर है, ए हमारा क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर है। अगर वे फंक्शन हमने क्या मान लिया, साई, ठीक है। तो यहाँ पे अगली चीज ये है कि जो अब जब हमारा ऑपरेटर किसी भी वेव फंक्शन पे, हमारा हर्मिशियन ऑपरेटर किसी भी वेव फंक्शन पे वर्क करेगा तो आइगन वैल्यू देगा। वो क्या देगा बेटा, आइगन वैल्यू देगा। जो आइगन वैल्यू होती है दैट विल ऑलवेज बी रियल, आइगन वैल्यू दैट विल ऑलवेज बी रियल। तो कहने का मतलब ये है हर्मिशियन ऑपरेटर में बी रियल और इमेजिनरी, हर्मिशियन ऑपरेटर जो हमारा इट मे बी रियल और इमेजिनरी, मे बी रियल और
imaginary but आइगन वैल्यू एसोसिएटेड विथ इट, आइगन वैल्यू जो हमें आइगन वैल्यू मिलेगी वेव फंक्शन पे ऑपरेट होने के बाद, एसोसिएटेड विथ इट विल ऑलवेज बी रियल, विल ऑलवेज बी रियल, यानी कि आइगन वैल्यू कभी भी इमेजिनरी नहीं होगी, आइगन वैल्यू विल ऑलवेज बी रियल। प्लीज इस चीज का ध्यान रखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। दूसरी चीज, आइगन वैल्यू कैन ऑल्सो बी जीरो, आइगन वैल्यू कैन ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो, क्वांटम मैकेनिक्स में आइगन वैल्यू जीरो के बराबर भी हो सकती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ना हमने दो चीज़ों बात की थी, हमने क्या कहा था, एक हमारा ऑपरेटर होता है, ठीक है, ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर कैसा, हर्मिशियन, ऑपरेटर कैसा हमारा हर्मिशियन है, ठीक है। एक चीज, अगली चीज हमारा होता है आइगन फंक्शन, याद है आपको, यानी कि जो फंक्शन ऑपरेटर के ऑपरेट होने के बाद भी अपने आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है, और एक होती है आइगन वैल्यू। ये तीन चीजें हैं, ये तीन चीजें हैं। पहली चीज हमने क्या देख ली, पहली चीज हमने ये देख ली कि हर्मिशियन ऑपरेटर जब ऑपरेट होगा तो जो आइगन वैल्यू मिलती है वो आइगन वैल्यू हमेशा या तो जीरो हो सकती है या कोई रियल नंबर होगी, बट हर्मिशियन ऑपरेटर हमारा रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, ठीक है। क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, इट कैन बी रियल और इमेजिनरी बट इट इज ऑलवेज रियल, एक चीज होगी। अब एक चीज आइगन फंक्शन से जुड़ी हुई है, आइगन फंक्शन से क्या जुड़ी हुई है, आइगन फंक्शन ना दो टाइप के हो सकते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं, एक हो सकते हैं डीजेनरेट, एक कैसे हो सकते हैं डीजेनरेट, और एक हो सकते हैं नॉन डीजेनरेट, नॉन डीजेनरेट। लेट सपोज साई वन एंड साई टू, ये दो कैसे हैं, डीजेनरेट हैं, और एक बार हम क्या ले रहे हैं, साई वन एंड साई टू, ये कैसे हैं, नॉन डीजेनरेट है, साई वन साई टू डीजेनरेट है, साई वन साई टू नॉन डीजेनरेट है। अगर ये डीजेनरेट वेव आइगन डीजेनरेट होंगे, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि साई वन जो है, साई वन को के ऊपर जब हम एक ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं तो उसकी आइगन वैल्यू ए आती है, और दूसरे पे ऑपरेट करते हैं तो उसकी आइगन वैल्यू भी ए आती है। तो यानी कि डिजेनरेट वेव फंक्शन उनको बोलते हैं जिनके केस में आइगन वैल्यू क्या हो, सेम, आइगन वैल्यू सेम आए, तो हम ये बोलते हैं फंक्शन जरूर अलग है, फंक्शन डिफरेंट है, बट करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर के साथ आइगन वैल्यू कैसी आ रही है, सेम। अगर हम ऑपरेटर चेंज नहीं करें तो आइगन वैल्यू सेम दे रहे, फंक्शन डिफरेंट होने के बाद भी सेम ऑपरेटर पे सेम आइगन वैल्यू, सच फंक्शंस आर नोन एज डीजेनरेट वेव फंक्शन। बट सेम ऑपरेटर पे डिफरेंट आइगन वैल्यू दें, जो कि नॉर्मली हर कोई देता है, a1 और b साई टू, देन दीज आर नोन एज, यानी कि यहाँ पे क्या हो गई, आइगन वैल्यू डिफरेंट, तो फंक्शन डिफरेंट, ठीक है, पर a तो सेम था ना, a सेम था, सेम था, ऑपरेटर तो सेम था, बट साई फंक्शन डिफरेंट था, तो आइगन वैल्यू भी कैसी आ गई, डिफरेंट, आइगन वैल्यू भी कैसी आ गई, डिफरेंट। तो ऑपरेटर के साथ इसका कोई मैच नहीं हुआ, ऑपरेटर के साथ इसका कोई मैच नहीं है, यानी कि सेम ऑपरेटर पे अगर अलग अलग वेव फंक्शन अलग अलग वैल्यूज दे रहे हैं तो दोज वेव फंक्शन विल बी कॉल्ड एज नॉन डीजेनरेट वेव फंक्शन। सेम ऑपरेटर पे अलग अलग वेव फंक्शन सेम आइगन वैल्यू दे रहे हैं, दे विल बी कॉल्ड एज डीजेनरेट वेव फंक्शन, ठीक है। फिर से बोल देता हूँ, सेम ऑपरेटर पे, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सेम ऑपरेटर पे अलग अलग फंक्शन अलग अलग आइगन वैल्यू दे रहे हैं, दे विल बी कॉल्ड एज नॉन डीजेनरेट आइगन फंक्शंस या नॉन डीजेनरेट वेव फंक्शंस। सेम ऑपरेटर पे अलग अलग वेव फंक्शन सेम आइगन वैल्यू दे रहे हैं, दे विल बी कॉल्ड एज डीजेनरेट आइगन फंक्शन और वेव आइगन फंक्शन। इसकी हमें जरूरत क्यों है, इसकी हमें जरूरत ये है कि जो क्या नाम है, अगर अगर हम इनका क्या करें, नया वेव फंक्शन बनाए, इफ वी मेक अ न्यू वेव फंक्शन, इफ वी मेक अ न्यू वेव फंक्शन, और ये नया फंक्शन वेव फंक्शन कैसे बना रहे हैं, न्यू आइगन वेव फंक्शन, इफ वी मेक अ न्यू, इफ वी मेक अ न्यू आइगन वेव फंक्शन, then sum of degenerate eigenwave function will give you another eigenwave function, degenerate eigenfunction will give you new eigenfunction, but sum of non degenerate eigenfunction will give you non eigenfunction, non eigenfunction,
फंक्शन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ डीजेनरेट आइगन फंक्शन विल गिव यू डीजेनरेट आइगन फंक्शन, बट सम ऑफ नॉन डीजेनरेट आइगन फंक्शन विल गिव यू नॉन आइगन फंक्शन। तो उस केस में आइगन फंक्शन का सम होने के बाद भी आपको नया जो फंक्शन मिलेगा वो आइगन फंक्शन नहीं होगा, जो नया फंक्शन मिलेगा वो आइगन फंक्शन नहीं होगा। आई होप आपको समझ आता होगा यहाँ तक, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट। अब ये जो नॉन डीजेनरेट आइगन फंक्शन है, ठीक है, तो नॉन डीजेनरेट आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू एनी हर्मिशियन ऑपरेटर, जो नॉन डीजेनरेट आइगन फंक्शन है करस्पॉन्डिंग टू एनी हर्मिशियन ऑपरेटर आर ऑर्थोगोनल, करस्पॉन्डिंग टू एनी हर्मिशियन ऑपरेटर आर ऑर्थोगोनल। दोनों कैसे होते हैं? ऑर्थोगोनल। अगर ये मैं बोल रहा हूँ ऑर्थोगोनल तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ कि दो, जैसे ए साई वन साई टू, लेट्स सपोज साई वन एंड साई टू आर टू वेव फंक्शन विच आर नॉन डीजेनरेट, तो इसका मतलब दे विल बी ऑर्थोगोनल करस्पॉन्डिंग टू ए सेम ऑपरेटर, दे विल बी ऑर्थोगोनल करस्पॉन्डिंग टू सेम ऑपरेटर, लेट्स सपोज एक ही ऑपरेटर हम ले रहे हैं ए, ठीक है, यानी कि दोनों को जब हम सेम ऑपरेटर के ऊपर ऑपरेट करा रहे हैं तब की बात है। तो ऑर्थोगोनल होते ही हम क्या फायदा निकालेंगे? हम ये फायदा निकालेंगे कि साई वन और साई टू dt करने पे वैल्यू कितनी दे देंगे? 0। पहली चीज जो हम तुरंत एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। दूसरा हम क्या एक्सट्रैक्ट कर लेंगे? साई वन, ठीक है, दूसरा हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे साई वन और साई टू, ठीक है, साई वन और साई टू विल बी इक्वल टू साई वन साई टू इंटू कॉस 90, क्योंकि ऑर्थोगोनल है, दैट मीन्स साई वन डॉट साई टू विल बी इक्वल टू 0। साई वन साई टू का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? 0। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वे फंक्शन विल बी 0। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज के फॉर्म में ही पूछ लेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या पूछ लेगा? प्रॉपर्टीज के फॉर्म में पूछ लेगा। तो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर। ये सारी हर्मिशियन ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज थी और यहीं पे हमने आइगन वैल्यू इक्वेशन भी सीख ली, ठीक है। तो हर्मिशियन ऑपरेटर जहाँ से शुरू किया था वहां से ये सारी प्रॉपर्टीज का हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। बेटा क्वांटम में यही सारी प्रॉब्लम होती है कि हमें चीजें याद नहीं रह जाती, तो प्लीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। इतनी सारी प्रॉपर्टीज का हमें क्या रखना है? ध्यान रख के चलना है। चले आगे। नो नेक्स्ट, अगला हम किसकी तरफ बढ़ेंगे बच्चे? अभी प्रॉपर्टी डिस्कस करने के बाद अगला जो हम जा रहे हैं वो किसकी तरफ, क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? हम डिस्कस करेंगे नॉर्मलाइजेशन एंड प्रोबेबिलिटी। क्या डिस्कस करेंगे बच्चे? नॉर्मलाइजेशन एंड प्रोबेबिलिटी। देखो बच्चे, तो नेक्स्ट इज नॉर्मलाइजेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है बच्चे। तो व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन एंड प्रोबेबिलिटी? तो देखो, जो सीधे से बात है कि यहाँ पे क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो पार्टिकल है हम उसको ट्रैक करें। अच्छा पहले तो लेट्स सपोज, बाकी सारी चीजें बाद में, लेट्स डिस्कस अबाउट प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? तो हम प्रोबेबिलिटी को अगर मैथमेटिकली डिफाइन करना होता तो हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, जो हम ढूंढना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। यही पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम वाला फॉर्मूला एक और फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। पॉसिबल की जगह बहुत लोग ना इस टर्म का यूज करते हैं, नंबर ऑफ, जैसा हम चाह रहे, दैट इज फेवरेबल आउटकम, ठीक है। क्वांटम में सारी कहानी किसकी होती है? क्वांटम मैकेनिक्स में ऑल द स्टोरी टू फाइंड द पार्टिकल, फाइंडिंग द पार्टिकल। क्यों फाइंड द पार्टिकल करना चाह रहे हैं? सो दैट वी कैन ट्रैक। क्यों ट्रैक करना चाह रहे हैं? सो दैट वी कैन ऑब्जर्व, वी कैन ट्रैक। क्यों ट्रैक करना चाह रहे हैं? सो दैट वी कैन ऑब्जर्व। हम इतना ऑब्जर्व क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि ये सब हमें देगा डिटेल्स ऑफ पार्टिकल्स एट माइक्रो लेवल, पार्टिकल्स एट नैनो लेवल, माइक्रो एंड नैनो लेवल्स, ठीक है। वहां पे दुनिया अलग ही बसी हुई है, नैनो लेवल पे, नैनो टेक्नोलॉजी जिसे हम बोलते हैं। और हम ऑब्जर्व क्या करना चाह रहे हैं? हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं बहुत सारी चीजें, जैसे
हम क्या क्या ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं? हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं उनका लीनियर मोमेंटम, सॉरी पहली चीज तो जो हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं वो है उनकी पोजीशन। दूसरी चीज जो हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं वो है उनका लीनियर मोमेंटम। तीसरी चीज जो हम उनका ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं वो है उनकी काइनेटिक एनर्जी। चौथी चीज जो हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं वो है उनकी पोटेंशियल एनर्जी। पांचवी चीज जो हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं वो है उनकी टोटल एनर्जी। छठी चीज जो हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं वो है अगर पार्टिकल रोटेट कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम। फिलहाल क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जर्व तो हम और भी बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, बट अभी के लिए जितना हम पढ़ते हैं, जो जो हम वेव फंक्शंस पढ़ते हैं, वो हम इतनी चीजों में इंटरेस्टेड हैं। तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ये है। अब ना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हम किस सेंस में लेते हैं? प्रोबेबिलिटी हम इस सेंस में लेते हैं कि लेट सपोज देयर इज स्पेस, ठीक है, जो भी हमारा सिस्टम, लेट सपोज वी आर ट्राइंग टू फाइंड एन इलेक्ट्रॉन। लेट सपोज हम क्या करना चाह रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन, ट्राइंग टू फाइंड इलेक्ट्रॉन इन अ सिस्टम, ठीक है। हम कोई भी सिस्टम बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इज काइंड ऑफ नैनो पार्टिकल। तो एक लेट सपोज ये बहुत लंबा रीजन लिया, क्योंकि वो वेव फंक्शन कैसे हुआ, हमने ट्रैक किया इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मूव करता जा रहा था, तो हमने उसको ट्रैक किया, वेव फंक्शन है इतना सारा लंबे रीजन में, हमने एक रीजन ले लिया, ठीक है, दिस इज द रीजन जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। लेट सपोज इज 2D रीजन, एक ऐसा रीजन अभी के लिए 2D रीजन है, हम 3D नहीं ले रहे हैं, ठीक है, 2D रीजन। तो इस पूरे रीजन में क्या कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा? घूम रहा होगा। जो घूम रहा होगा, जब हम उसको ट्रैक करेंगे, उसका पाथ ट्रैक करेंगे, क्या करेंगे? पाथ ट्रैक करेंगे। पाथ ट्रैक करके हमें क्या मिलेगा? वेव फंक्शन। पर अब नाउ, अब एक इंपॉर्टेंट कहानी आती है। वेव फंक्शन बताता क्या है? वेव फंक्शन इज द पाथ ऑन विच इलेक्ट्रॉन इज मूविंग। हमें रास्ता पता चल गया, ठीक है, हमें क्या पता चल गया? रास्ता। तो लेट सपोज इसको थोड़ा सा इस वे में समझिए, ठीक है। जैसे आपने स्पाई थ्रिलर मूवीज देखी होंगी, जासूसी वाली मूवीज, या है ना, थोड़ा सा देशभक्ति टाइप मूवीज, तो उसमें क्या होता है? ट्रैक करना होता है किसी को, तो हम उसका रास्ता जान लेते हैं। लेट सपोज गाड़ी ना कई पॉइंट्स पे थी, कभी ये जो कार है जिसको हमें ट्रैक करना है वो इस पॉइंट पे है, ठीक है। आई होप ये कॉपी हो जाए। कभी ये कार इस पॉइंट पे है, कभी ये कार इस पॉइंट पे है ना, कभी ये यहाँ है, कभी ये यहाँ है। ओके, सो दीज आर द वेरियस पोजीशन जहाँ पे कार हो सकती है अलग अलग टाइम पे। यहाँ पे कब हो सकती है? यहाँ पे लेट सपोज टाइम t1 पे है ना, यहाँ पे टाइम t2 पे, यहाँ पे। अब अगर हम टाइम फिक्स बता दे तो हमें कार की लोकेशन पता चल जाएगी, बट हमें नहीं पता एग्जैक्ट किस टाइम पे कहाँ होगी। हमको ये पता है यहाँ से यहाँ तक हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक हो सकती है। तो एग्जैक्टली कहाँ पे होगी ये पता होने के लिए हमें पता होना पड़ेगा कि हम एक प्रोबेबिलिटी लगाएंगे कि हाँ ठीक है, इस टाइम टी पे, टाइम t1 पे कार यहाँ होगी, टाइम t2 पे कार यहाँ होगी, टाइम t3 पे कार यहाँ होगी। हो कहीं पे भी सकती है इस लोकेशन में, बट हमें क्या लगानी होता है? गेस। हमें क्या लगानी होती है? प्रोबेबिलिटी कहाँ होगी। तो हम देखते हैं कि पॉसिबल कहाँ है। 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशन है जहाँ पे पॉसिबल है, बट हमको चाहिए कहाँ पे कार? हम चाह रहे हैं टी वन पे कहाँ पे होगी, टी वन पे कहाँ पे होगी। तो टी वन पे पॉसिबिलिटी क्या है? 1/7। इन सातों में से किसी एक पोजीशन पे होगी। अगर हम बोल सके दो टाइम पे हमें चाहिए, टी वन और टी टू पे कार कहाँ होगी, तो दो पॉसिबिलिटीज है, 2/7। इन दोनों दो जगहों में से कोई एक जगह हो सकती है, किसी एक जगह पे टी वन पे होगी, किसी एक जगह पे टी टू होगी। यानी कि पार्टिकल के या जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो हम निकालते हैं। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? कि हम सारा टाइम कैलकुलेट कर लें, ए टू जेड, यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से बी तक कितनी जगह हो सकती है। तो 7 पॉसिबिलिटीज और सातों जगह हो सकती है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी आ सकती है? 1। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी आ सकती है? 1। वही काम हम वेव फंक्शन के साथ करते हैं। वेव फंक्शन वो पाथ बताता है जिसपे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा एग्जैक्टली। तो अगर सबसे अच्छा तरीका हो सकता है कि हम क्या करें, इस पूरे ही वेव फंक्शन को हम ट्राई करें एनालाइज करने का, यानी कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो हो सकती है दैट कैन बी 1। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है? 1। कि हम सब जगह ही ट्राई कर लें, हम सब जगह ही ट्राई कर लें। सब जगह ट्राई करने पे क्या हो जाएगा? when we will try all places, when we will try all places, जब हम सब जगह ट्राई करेंगे तो क्या होगा?
अच्छा देखो, अगर हम कहें एक टाइम पे हमको ये कार पकड़नी है, नोच, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम इस कार को ट्रैक कर पाएंगे? थोड़ा सा ना मैं इस पे टाइम ले लेता हूँ 2 मिनट के लिए। लेट सपोज हमारे पास 60 टाइम है, 60 टाइम इंटरवल है रैंडम। ये T1 T2 T3, ये T4 है, ये टी ये T5 है, ठीक है, ये T6 है और ये T7 है, अलग अलग टाइम इंटरवल है। दिस इज T1। मुझे कार ट्रैक करनी है, ठीक है, आई वांट टू ट्रैक दिस कार। अगर मैं कहूँ T1 पे मैं इस कार को T1 पे ट्रैक कर लूंगा, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? 1/7, ठीक है। सातों में से कोई भी पोजीशन हो सकती है, जरूरी नहीं यही T1 हो, कहीं पे भी हो सकती है कार। मुझे तो कार कैच करनी है। मैं देख रहा हूँ एक टाइम पे मैं कार नहीं कैच कर पाऊंगा, मेरी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है इस कार को पकड़ने के लिए। तो मैं क्या कहूंगा, मैं दो लोगों को बुलाऊंगा, एक को कहूंगा तुम T1 पे देखो, एक से कहूंगा तुम कहाँ देखो, T2 पे। तो एक लोग लेट सपोज यहाँ पे बैठा है जो T1 पे ऑब्जर्व कर रहा होगा, ठीक है। अब दो लोग ऑब्जर्वर हैं, तो लेट सपोज एक यहाँ T1 पे कहीं ऑब्जर्व कर रहा है और एक कहाँ ऑब्जर्व कर रहा है, T2 पे। जरूरी नहीं इनको कार दिखे, क्योंकि ये तो मैंने मानना T1 T2 हो, मैंने उसके अकॉर्डिंग बैठा है। कार यहाँ मिल गई तो फेवरेबल आउटकम, वेरी गुड, 7 जगह मिलनी थी, यहाँ पे मिल गई। इसको नहीं मिली कोई बात नहीं, T2 ने देख ली, यहाँ पे मिल गई। अगर किसी को मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो यानी कि ओवरऑल पॉसिबिलिटी है कि दो लोग हैं तो 2/7, क्या मतलब 2 लोकेशन पे मिल सकती है, बाकी लोकेशन पे नहीं मिलेगी। तो टोटल कितनी लोकेशन पे हो सकती है? 7। पर क्योंकि हमने 2 ऑब्जर्वर बिठाए हैं तो कितने लोग मैक्सिमम इसको देख सकते हैं? 2। जरूरी है कि हमें कार मिले? नहीं, 5 बार चांसेस है नहीं मिलेगी। फिर ऐसे ही अगर हम देखना चाहें, अच्छा T1 T2 T3 तीन लोगों को बैठा दें तो पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/7। अगर हम सभी लोगों को बैठा दें कि नहीं सब लोग बैठो, सबको एक पोजीशन दे दी। अब अगर हम सबको एक एक पोजीशन दे देंगे तो कंफर्म है प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 7/7, दैट इज 1। अब कंफर्म है कि कार हमें देखने को ही मिलेगी, कार डेफिनेट, क्योंकि ये 1 का मतलब 100%। कोई ना कोई, अब 7 लोग बैठे हैं ना, इसी पाथ में हमको पता है कार आ रही है, ये तो कंफर्म है कार इसी पाथ पे आ रही है। तो जिस टाइम चाहेंगे हम उस टाइम देख सकते हैं, क्योंकि हम अगर बोलेंगे मुझे अभी कार देखनी है तो T1 ने नहीं देखी होगी तो T2 ने देखी होगी, T2 ने देखी होगी T3 ने। इनमें से किसी न किसी ने तो कार को देखा ही होगा किसी पोजीशन पे। सेम वे में पाथ फंक्शन होता है, वेव फंक्शन। वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन का पाथ मूव करता है। तो अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक हर पॉइंट पे 0 से लेके T सारे टाइम इंटरवल पे लगा दें, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी आ सकती है पार्टिकल के पाए जाने की? 1। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है पार्टिकल के पाए जाने की? 1। तो प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं, जो पाथ लेंथ होता है वो पूरी कवर कर लेते हैं, पाथ लेंथ को पूरा क्या कर लेते हैं? कवर कर लेते हैं, और वेव फंक्शन को पूरे पे ओवर लगा देते हैं, पूरे के ऊपर लगा देते हैं, टोटल वॉल्यूम के ऊपर। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक वेव फंक्शन को हम क्या करा देते हैं? ऑपरेट। अगर हम यहाँ से यहाँ तक वेव फंक्शन को ऑपरेट करा देंगे तो वेव फंक्शन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1। ये सॉरी, इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1। तो अगर हम पूरे वॉल्यूम के ऊपर पूरे वॉल्यूम के ऊपर वेव फंक्शन या ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं, तो ऑपरेटर इस पूरे वेव फंक्शन में पार्टिकल को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी कर देगा? 1। पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी कर देगा? 1। तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला बनता है बेटा वो दैट इज, जो हम यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में सीखेंगे, दैट विल बी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ए से बी पाथ लेंथ साई स्टार, ठीक है, साई स्टार इंटू साई और dt। dt इज द टोटल वॉल्यूम, dt इज द टोटल वॉल्यूम जो हम यूज करेंगे, ठीक है। थोरोली यहाँ से यहाँ तक हम क्या कर देते हैं? इंटीग्रेट। वेव फंक्शन को क्या कर दिया हमने? इंटीग्रेट कर दिया। वेव फंक्शन यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर दिया, पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं पे तो होगी। और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? दिस विल कम एज ए एंड बी, दैट इज साई और साई dt विल बी कम एज 1। अगर ये कहाँ ऑपरेट हुआ है? इफ ऑपरेटेड ऑन एंटायर स्पेस, दैट इज प्रोबेबिलिटी विल बिकम इफ ऑपरेटेड ऑन एंटायर स्पेस। अगर पूरी स्पेस के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इतनी हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। नाउ देयर इज वन मोर कंसेप्ट। ये एक होने के लिए, ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड द पार्टिकल, इन ऑर्डर टू फाइंड द पार्टिकल, अदर थिंग इज वेव फंक्शन शुड बी नॉर्मलाइज्ड, वेव फंक्शन शुड बी नॉर्मलाइज्ड। वेव फंक्शन का नॉर्मलाइज होना बहुत जरूरी है, वेव फंक्शन का नॉर्मलाइज होना बहुत जरूरी है। अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं होगा तो देन देयर विल बी, इफ नॉट नॉर्मलाइज्ड, इफ नॉट नॉर्मलाइज्ड तो क्या हो जाएगा बेटा? एरर इन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी, एरर इन कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी। आप कैलकुलेट करोगे और एरर आ जाएगी कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी। कहना मतलब आपने जो ये लोग बैठाए हैं ये सारे के सारे विजिबल होने चाहिए, इनको आंखों से दिखना चाहिए, ऐसा ना हो पता लगा कोई अंधा है, लेट्स सपोज।
और प्रॉब्लम हो गई. सो दे ऑल शुड बी नॉर्मल पर्सन, दे ऑल शुड बी नॉर्मल पर्सन विदाउट एनी काइंड ऑफ डिफेक्ट. लेथार्जिक नहीं होना चाहिए, सो गए नींद आ गई, राइट. सो इट इफ नॉट नॉर्मलाइज, तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने में क्या आ जाएगी, एरर. तो हमारा वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए, नॉर्मलाइज. और नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, नॉर्मलाइज करने के लिए हम चेक करते हैं ए से बी तक साई स्टार साई dt should be equal to 1. If true, then अगर true हो गया तो wave function is normalized. Wave function is normalized. If not, then तब हम क्या करेंगे, then we normalize the wave function. तब हम क्या करेंगे, wave function को normalize करेंगे. Then we normalize the wave function. आई होप ये आपको समझ आता होगा, ठीक है. तब हम क्या करेंगे, वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करेंगे. नॉर्मलाइज करने का मेथड क्या होता है, नॉर्मलाइज करने का मेथड ये होता है, लेट साई इज अवर वेव फंक्शन. साई हमारा क्या है, वेव फंक्शन है. ए से बी तक साई स्टार साई को ऑपरेट करने पे, साई स्टार साई को dt के साथ ऑपरेट करने पे वैल्यू आ रही है a. क्या वैल्यू आ रही, नॉट, लेट्स सपोज वैल्यू आ रही x. क्या वैल्यू आ रही है, या हाँ x. क्या वैल्यू आ रही है x. तो फिर क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल. अगला स्टेप क्या होता है, रेसिप्रोकल. तो रेसिप्रोकल होने पे ये क्या हो जाएगा, 1/x. और उसके बाद उसका अंडर रूट या स्क्वायर रूट. क्या करेंगे, स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√x. और लास्ट स्टेप होता है अटैच विथ वेव फंक्शन. वेव फंक्शन के साथ इसको क्या कर देंगे, अटैच. तो नया वेव फंक्शन बन जाएगा 1/√x और साई. अब ये क्या हो गया हमारा, दिस हैज बिकम अवर नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन. दिस हैज बिकम अवर नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन. अब इसके ऊपर के जो क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जो थ्योरी है बेटा, वो पिछली क्लास में कराई है. तो प्लीज वहां जाइए, चेक कर लीजिए और देख लीजिए, ठीक है. आई होप यहाँ तक आपको समझ आता होगा. तो आज की क्लास को यहीं पे कंटिन्यू करते हैं. बेटा 3 लेक्चर हो गए, एक लेक्चर बचता है, उसमें हम क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू मेथड और जितना भी लास्ट क्लास तक कवर किया था उसको कवर करने की कोशिश करेंगे. उसके बाद हमारा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा और फिर बचे लेक्चर्स में हम अगली हायर क्वांटम की तरफ बढ़ेंगे. बहुत सारे टॉपिक्स हो सकता है आपको समझना है, तो जितना जितना समझ आएगा वो आप बताते जाइएगा. जो नहीं समझ में आएगा उसको हम अलग से डील कर लेंगे. बट प्लीज स्पीक कीजिएगा, बोलिएगा, समझ आता है आपको. टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू.